नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपने आरो की तैयारी में साथियों। और मैं बार बार कहता हूँ, फिर आज एक बार आपसे कहता हूँ कि लक्ष्य प्राप्ति ही एकमात्र विकल्प है। यही सोचकर हमें तैयारी करनी है और इसी में लगे रहना है और इस बार समीक्षा अधिकारी बनकर ही दिखाना है और अपने माता पिता का जो सपना है उसे पूरा करना है साथियों। तो लगातार ये तो बातें तो चलती रहेंगी, सीधे हम क्लास पे आते हैं साथियों। महत्वपूर्ण क्लास है। इससे पहले मैंने आपको करवाया था आधुनिक भारत के में करवाया था मैंने ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां करवाई। इसके बाद आज मैंने सोचा कि राजस्व नीतियां है तो छोटा सा टॉपिक है। राजस्व नीतियां में 3 नीतियां आती हैं, जमींदारी, रैयतवाड़ी और ये सब आती हैं, महलवाड़ी। ये तो 3 जब नीतियों की जब चर्चा होगी तो उस पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ साथी, यहाँ से क्या आयोग प्रश्न उठा लेता है, तो इसीलिए मैंने छोटी ही क्लास हो, लेकिन एक मैंने सोचा कि एक छोटी सी क्लास इन 3 राजस्व नीतियों पर भी मैं एक क्लास करूंगा। तो इसीलिए बाकी मैंने आपको बताया ये कि सिर्फ जो जरूरी है वही टॉपिक करवाऊंगा, इसके अलावा एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं रहेगा और वही होगा जो पेपर में आएगा। तो बिना सोचे समझे आपको सिर्फ यहाँ एकाग्रता रखनी है बोर्ड पर कि यहाँ पे जो मैं करवा रहा हूँ। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि आगाज क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप बन चुका है। हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक मैं लगातार हर क्लास में ही टीम से बोलता हूँ कि वो डाल देती है, तो आप सीधे सीधे वहाँ से अगर और विस्तार से पढ़ना है तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, वहाँ पे नोट्स भी हैं। और मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर की भी मैं एक पूरी श्रृंखला आपके सामने लेके आ रहा हूँ और प्रीवियस ईयर जीएस का पूरा ही करवाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब। वो उससे क्या है कि क्लास थोड़ी बड़ी रहेगी तो विद्यार्थियों की तो आप बेफिक्र रहिए, सिलेबस तो पूरा का पूरा हो ही गया और इस महीने के लास्ट तक हो जाएगा। उसके बाद आप पर 1 महीना तैयारी के लिए, अपना रिवीजन करने के लिए पूरा का पूरा बचा रहेगा। तो बेफिक्र होकर तैयारी करते रहिए। तो बढ़ते हम आगे। तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों में मैंने आपको जब कल करवाया था तो सहायक संधि करवाई थी। सहायक संधि के बाद फिर मैंने हड़प नीति और डलहौजी की हड़प नीति करवाई थी। सहायक संधि में मैंने जो जो पॉइंट जरूरी थे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो सब आपको करवाए थे। ब्रिटिश राजस्व नीतियों में अगर आपको मैंने बताया कि साम्राज्य में अगर आप देखोगे तो सहायक संधि कर ली, उस पर सेना पर अधिकार कर लिया, विदेश नीति पर भी देशी राज्यों के अधिकार कर लिया। तो आप देखोगे कि अंग्रेजों ने फिर राजस्व, अगर आर्थिक, मैंने आपको शुरुआत से बताया था कि अगर अंग्रेजों के बारे में आप एक शब्द भी सोच रहे हो या एक पॉइंट भी पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो सभी की सभी, चाहे आपको डलहौजी आपके सामाजिक सुधार करता हुआ दिखेगा, उसके आगे भी कई ऐसे गवर्नर जनरल और वायसराय आएंगे जो आपको सामाजिक सुधार करते हुए दिखेंगे, लेकिन उसमें भी उनका आर्थिक हित सर्वोपरि था। उन्हें सिर्फ आर्थिक हित, आर्थिक लाभ को वो सबसे ऊपर रखते थे और आर्थिक लाभ पर जब चोट होती है, मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर से समझा रहा हूं कि ब्रिटिशों से जब भी अगर भारतीय राज्यों से या ब्रिटिशों की लड़ाई होगी या कोई युद्ध होगा तो आप देखोगे कि मेन कारण उसका आर्थिक हित बाधित होना होगा। ब्रिटिशों के आर्थिक हित जहां भी बाधित होते हैं वहां वो युद्ध करते हैं साथियों। तो वो आर्थिक लाभ सर्वोपरि रखते थे। तो उसी में अगर मैं आपको बताऊं कि जब ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों में, जब ब्रिटिश की साम्राज्यवादी नीतियों में सहायक संधि हो गई, उसके बाद हड़प नीति के द्वारा हड़प लिए गए राज्यों को, उसमें आप देखोगे कि जब अब अर्थव्यवस्था, आर्थिक लाभ के लिए राजस्व पर भी तो अधिकार करना था। अब राजस्व पर अगर उनके, जब राज्य कंट्रोल में आ गया, उसके उनके नियंत्रण में आ गया, तो आप देखोगे कि राजस्व के लिए भी तो उन्होंने नीतियां बनाई और जब राजस्व के लिए जो नीतियां बनाई उन्हीं में आप देखोगे कि जो जो जंगल, सार्वजनिक भूमि जितनी भी होगी उन सब पर भी आप देखोगे कि कर लगाया जाएगा, उनसे भी राजस्व वसूला जाएगा, उन पर भी एक आम नागरिक का या आम किसान का अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। तो उसी के उसमें हम बिना देरी के साथियों सीधे हम पीपीटी पे आते हैं। तो हम जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे जैसे ही जिक्र हो सीधे सीधे उसी पे आते हैं। तुम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो सीधे हम ब्रिटिश भूराजस्व नीतियों, जो हमारा मेन हेडिंग है, जो मैं आपको करवा रहा था, ये मैं साम्राज्यवादी नीतियों में भी साथियों करवा देता, लेकिन मैंने इसीलिए अलग से क्लास रखवाई कि आपकी समझ में आना चाहिए। जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक आप प्रश्न कैसे कर पाओगे। और आयोग वही फंसाता है जहां कंफ्यूजन हो, ऐसे पॉइंट देगा कि जहां आपको कंफ्यूजन पैदा हो।
तो ब्रिटिश भूराजस्व नीतियों में 3 नीतियों की मेन चर्चा होती है साथियों। स्थायी बंदोबस्त जो 19% भारत के क्षेत्र पर था, 19% ब्रिटिश क्षेत्र पर था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 51%, जो ब्रिटिश साम्राज्य का क्षेत्र था उसका 51% क्षेत्र पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। और महालवाड़ी बंदोबस्त साथियों 30% क्षेत्र पर, ब्रिटिश साम्राज्य के जो क्षेत्र था उसके 30% क्षेत्र पर महालवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ मेन बता दिया है। इसके बाद जैसे ही हम आप देखोगे कि जो इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, पृष्ठभूमि क्या रही, जो भू राजस्व नीतियों को लाने की पृष्ठभूमि, वैसे तो आपको मैं शुरुआत से करवाता ही आ रहा हूँ कि पृष्ठभूमि क्या रही, पृष्ठभूमि आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर पॉइंटों में अगर देखा जाए तो आप देखोगे कि भू राजस्व उत्पादन का हिस्सा था पहले जो ब्रिटिश शासन पूर्व थे, और ब्रिटिश शासन में पहले जो ब्रिटिश शासन के शासन से पहले जो था भू राजस्व उत्पादन का हिस्सा था। अकाल के दौर में राजस्व स्थगित कर दिया जाता था। जब राजा महाराजे थे भू राजस्व उत्पादन का हिस्सा था, और अकाल के दौर में जितने भी अगर जो राजस्व वसूली थी वो सब स्थगित कर दिया जाता था, क्योंकि किसानों को अकाल पड़ा है तो राजा से आग्रह करते थे, राजा उन्हें स्थगित कर देता था कि चलो इस बार नहीं अगली बार ले लेंगे। लेकिन आप देखोगे कि जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य की बात आएगी तो आप देखोगे भू राजस्व भूमि का किराया हो गया कि अगर भूमि पर अगर आप खेती करते हो या भूमि का प्रयोग करते हो तो आपको किराया देना ही देना है, मतलब भू राजस्व देना ही देना है। तो ये किराया हो गया। अकाल के दौर में राजस्व की वसूली की गई। यहाँ अकाल के दौर में कोई स्थगित नहीं करेगा, सीधे वसूली करेंगे, कहीं से भी दो, हमें राजस्व चाहिए, ये इस मंशा से। उसके बाद आप देखोगे कि भू स्वामित्व स्पष्ट नहीं था पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे, जो भारतीय ब्रिटिशों से पूर्व जो शासन चल रहा था उसमें भूमि स्वामित्व स्पष्ट नहीं था। किसान, जमींदार, राजा सभी भूमि के मालिक थे। लेकिन ब्रिटिशों के अगर आप उसमें शासन काल में आप देखोगे, जैसे ही हम ब्रिटिश शासन में आएंगे तो जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया जाएगा। जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया, क्योंकि जमींदार ही भू राजस्व वसूलने के लिए उनका सहयोग करते थे ब्रिटिशों का, तो उन्हें स्वामी बना दिया गया, भूमि स्वामी। तो इससे आगे जैसे ही हम आएंगे तो आप देखोगे कि सबसे पहले, अब ये आपकी पृष्ठभूमि समझ में आ गई होगी क्यों भू राजस्व नीतियां लाई गई। जब भू राजस्व भूमि का किराया हो जाएगा, अकाल के दौर में भी राजस्व वसूली की जाएगी, जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया जाएगा, तो कुछ ऐसे नियम भी तो होने चाहिए, कुछ ऐसी नीतियां भी तो होनी चाहिए। किस नीति के आधार पर उन्हें जमींदारों से क्या बोलोगे कि हमें इस आधार पर हमें भू राजस्व चाहिए या इतना परसेंटेज हमें चाहिए। तो उसी के लिए साथियों ये 3 नीतियां लाई गई ब्रिटिशों के द्वारा, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। अब आपके दिमाग में आया होगा कि गुरुजी ये स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी और महलवाड़ी आपने बता दिया, लेकिन ये होता क्या है। तो इसी के लिए मैंने आगे सबसे पहला टॉपिक साथियों में आ जाते हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त में मैं आपको बताऊं कि सरकार और जमींदारों के मध्य समझौता, सरकार और जमींदारों के मध्य, ये चार का कोई मतलब नहीं है, तो आप ध्यान रखोगे कि स्थायी बंदोबस्त मेन जो समझौता था, एक कह सकते हैं कि सरकार और जमींदार के मध्य समझौता, कि जमींदार से सरकार कहेगी कि हमें राजस्व वसूल करके दीजिए, और उसका परसेंटेज जितना भी था वो जमींदारों को उनका परसेंटेज दिया जाता था। तो जमींदारों का तो दोनों तरफ से फायदा। इसके बाद जैसे ही रैयतवाड़ी आएगी तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि रैयतों सीधे गांव से समझौता होगा। तो स्थायी बंदोबस्त में सरकार और जमींदारों के मध्य समझौता था। कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया साथियों, और 19% भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का जो क्षेत्र था भारत में, उसके 19% क्षेत्र पर यह स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इसके तहत जमींदारों को भूमि स्वामी बनाया गया साथियों। जमींदारों को भू राजस्व वसूली का 1/11 हिस्सा दिया जाता था, और अंग्रेजों को 10/11 हिस्सा मिलना निर्धारित होता था। तो जमींदारों को जो आप कह सकते हो भू राजस्व वसूली के लिए एक कह सकते हो कि एक वेतन टाइप का, अगर वेतन नहीं कह सकते तो उसी में से राजस्व वसूली में से 1/11वां हिस्सा दिया जाता था। राजस्व का 11वां हिस्सा जितना वसूल करोगे उसका 11वां हिस्सा साथी उन्हें दिया जाता था। तो उनका तो फायदा है, वो तो वसूलेंगे, और जबरन वसूलते थे। और ब्रिटिशर्स को 10/11 हिस्सा दिया जाता था। जो हिस्सा जो बचता है, एक हिस्से को निकालकर जितना बचता है वो सब ब्रिटिशरों को दिया जाता था साथियों। किसानों के भूमि से परंपरागत अधिकार समाप्त हो गए। जब जमींदारों को भूमि स्वामी बना दिया जाएगा विद्यार्थियों, तो किसानों का तो भूमि से परंपरागत अधिकार समाप्त हो ही जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। किसान चारागाह, वन भूमि, तालाब के उपयोग से वंचित हो गए, क्योंकि चारागाह, वन भूमि, तालाब सब पर ब्रिटिशों का अधिकार हो गया। भूमि स्वामी जमींदारों को बना दिया गया।
और जमींदारों का अगर आप तालाब का प्रयोग करते हो या वन भूमि का प्रयोग करते हो या चारागाह का प्रयोग करते हो तो वो आपसे कर वसूलते थे, तो उपयोग से वंचित हो जाएंगे जितने किसान थे। जमींदारों पर नियंत्रण हेतु सूर्यास्त कानून लाया गया। सूर्यास्त कानून का मतलब ये था, मैं आपको समझा दूं कि सूर्यास्त कानून कुछ नहीं था, एक निश्चित तारीख दी जाती थी जमींदारों को कि इस तारीख को हमें राजस्व की पूरी वसूली चाहिए और जिस तारीख को चाहिए उसके सूर्यास्त होने से पहले चाहिए। अगर सूर्यास्त होने के बाद अगर तुम लेके आते हो तो उनकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। तो इसीलिए जमींदारों के लिए सूर्यास्त कानून, अब सूर्यास्त कानून आपकी समझ में आ गया होगा कि एक निर्धारित तिथि को या एक निर्धारित डेट को या एक निर्धारित तारीख को सूर्यास्त होने से पहले हमें राजस्व चाहिए, ये एक कानून लेके आए। उस कानून के बाद अगर कोई सूर्यास्त के बाद अगर लेके आता था या उस कानून के बाद अगले दिन कोई लेके आता था तो उसकी जमींदारी उससे छीनकर उसे नीलाम कर दिया जाता था ब्रिटिशों के द्वारा। तो ये सूर्यास्त कानून था। भूमि क्रय विक्रय योग्य की गई, जितनी भी भूमि थी उसका क्रय विक्रय मतलब खरीदना और बेचना, ये सब किया गया। जमीन जमीन ये कह सकते हो या भूमि को बेचा और खरीदा गया कि जमींदारों से भूमि वसूल कर नीलाम की जाएगी तो दूसरा जमींदार उसे नीलाम करते हुए उसे खरीद लेगा। तो वो साथियों खरीद और बेच होगी, क्रय विक्रय होगा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि स्थायी बंदोबस्त आखिर क्या था। स्थायी बंदोबस्त से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि दूसरा आ जाता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त में इसका जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड था। इसका आप ध्यान रखना, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, इनकी चर्चा होती है। और क्षेत्र कौन सा था? सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू हुआ था। बाद में आप देखोगे कि मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू हुआ। ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र भू क्षेत्र पर यह लागू था। तो ये क्षेत्र तो साथियों बहुत मुश्किल है कि प्रश्न में पूछे जाएं कि मुंबई, मद्रास की कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, और पूछता है तो रैयतवाड़ी का ही पूछता है, इसीलिए मैंने इसमें दे रखा है कि एक बार पूछा गया प्रीवियस ईयर में, तो मैंने इसमें ऐड करवा दिया था। लेकिन मैंने साथियों कि कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर यह रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू हुआ था, ये कई बार पूछा गया। तो इस पर आप ध्यान रखना कि 51% क्षेत्र पर लागू हुआ था। और जब उसकी चर्चा होगी स्थायी बंदोबस्त की तो आपको 19% क्षेत्र भी ध्यान रखना है। तो ये दोनों आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आयोग पूछता है इसे लगा और बार बार आयोग दोहराता है। मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर नहीं पूछता हो। आप पिछले 3-4 सालों के अगर प्रीवियस ईयर प्रश्न या प्रीवियस ईयर पेपर अगर उठा लो तो उसमें आप देखोगे कि कई कई प्रश्न लगातार लगातार बार बार दोहराए गए हैं। और हिंदी में तो लगातार मैंने आपको बताया था कि हिंदी के सिलेबस में तो बार बार सामान्य हिंदी में कई बार कम से कम 5-6 बार प्रश्न दोहराए गए हैं। तो आप ध्यान रखना प्रीवियस ईयर भी पूछता है। अब रैयत के लिए जो प्रावधान थे उनमें अगर मैं आपको बात करूं तो भूमि का मालिकाना हक, कब्जदारी अधिकार प्रदत्त हुआ। कृषक भूमि स्वामित्व की स्थापना हुई। अब सीधे किसान से आप देखो, रैयत से, रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत और सरकार, रैयत का मतलब हो गया साथियों किसान, किसान और सरकार के मध्य समझौता हुआ। सीधे सरकार किसानों से लेने लगी भू राजस्व। तो कृषक भूमि स्वामित्व की स्थापना हुई और उच्च लगान दर। जब अब आप देखोगे, आपको लग रहा होगा कि गुरुजी यहाँ से तो जमींदार भी हटा दिए सरकार ने, तो फिर किसानों को क्या नुकसान है इसमें, ये तो अच्छी होनी चाहिए। अब मैं आपको समझाऊं आसान भाषा में कि साथियों जमींदारों को तो हटा दिया लेकिन किसानों से सरकार उच्च लगान लेगी। और किसी टाइम जैसे फसल बर्बाद हो गई या अकाल पड़ गया, अब किसान के घर में तो कुछ है नहीं लेकिन उससे फिर भी वसूला जाता था। तो कर्ज लेके दे या कहीं से भी दे लेकिन दे ना। तो यहाँ भी किसानों का शोषण होने लगा कि चाहे घर में कुछ रहे न रहे लेकिन सरकार को इतना राजस्व पहुंचाना ही पहुंचाना है। तो यहाँ भी किसानों का एक तरीके से शोषण होने लगा। अब किसानों को लगने लगा कि इससे तो अच्छा जमींदारी वही व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त था या जमींदारी व्यवस्था थी। इसके आगे जैसे ही हम आएंगे महालवाड़ी व्यवस्था पर तो आप देखोगे कि महालवाड़ी का मतलब कि प्रत्येक महल से सरकार का समझौता। महल होता था साथी जागीर का एक टुकड़ा या कोई गांव, उस वो होता था। तो आप देखोगे कि प्रत्येक गांव अथवा महल जागीर का एक भाग के साथ स्थापित जो समझौता हुआ सरकार और प्रत्येक गांव के साथ, या एक महल एक जागीर के एक पार्ट के साथ या एक भाग के साथ जो समझौता हुआ सरकार और, आप ग्राम समझिए, आसान भाषा में आपको ग्राम समझना चाहिए आप, क्योंकि ग्राम ही सही है। महल और वो तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन
इसमें एक सरकार और एक गांव के मध्य समझौता, सीधे सीधे गांव के मुखिया या गांव के मध्य समझौता हुआ। उसमें आप देखोगे कि ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि या अन्य भूमि का स्वामी हो गया, गांव को उसकी सम्मिलित भूमि और अन्य भूमि का स्वामी बना दिया गया। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू हुआ और ब्रिटिश भारत की 30% भू क्षेत्र पर यह लागू थी साथियों, महलवाड़ी व्यवस्था। तो इस पर भी ध्यान देना है। तो अब ये भी आपको बड़ा अच्छा अच्छा लग रहा होगा कि गुरुजी इसमें भी तो सेम वही दिक्कत इसमें थी जो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में थी, कि वहां भी किसानों का शोषण, किसानों से समझौता हो गया तब भी शोषण हुआ। अब गांव से हो जाएगा तो गांव के जो एक मुख्य, जो एक प्रमुख ये नियुक्त करेंगे सरकार, वो भी तो साथियों वसूलेगा, क्योंकि उसे भी तो देना सरकार को। तो वो भी चाहे कितना भी उत्पादन हुआ हो, चाहे प्रॉफिट में किसान हो या ना हो, या उसका अनाज हुआ हो या ना हो, अकाल पड़ा हो, उसे कोई फर्क नहीं है, उसे सरकार को पहुंचाना है, तो वो भी उनका शोषण करेगा। तो अब पहले किसानों का डायरेक्ट शोषण हो रहा था, अब इनडायरेक्टली हो रहा है, लेकिन नुकसान तो किसानों को ही हो रहा है। तो ये साथियों, ये जो अंग्रेजों की ये तीनों जो राजस्व नीतियां थी, ब्रिटिश राजस्व नीतियां जो मैंने आपको एक करवाया, ये छोटी सी ये क्लास मैंने इसीलिए रखी थी कि आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से जो उपनिवेश, जो ब्रिटिशों के द्वारा जो उपनिवेश बनाया गया, उसको किस तरीके से वो अपने आर्थिक हित को सर्वोपरि रखकर किस तरीके से शोषण किया जा रहा था। एक किसान का जमींदारों के द्वारा पहले किसान का शोषण हुआ, उसके बाद फिर डायरेक्ट किसानों का सरकार के द्वारा शोषण किया गया, उसके बाद फिर गांव के मुखिया के द्वारा शोषण किया गया। तो इस तरीके से साथियों राजस्व की जो, उन्हें सिर्फ अपना पैसे से मतलब था। और मैंने आपको बताया था कि आगे जैसी क्लास होंगी तो उसमें मैं आपको करवाऊंगा कि धन निकासी का सिद्धांत, वो मैं विस्तार से समझाऊंगा आपको कि किस तरीके से भारत से धन ब्रिटिश या आप कह सकते हो लंदन भेजा जाता था या इंग्लैंड भेजा जाता था। तो साथियों आज की इस क्लास को, एक छोटी सी क्लास थी, इसको यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं फिर कल। और मैं सोच रहा हूँ कि एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा गया है और बार बार प्रीवियस ईयर में पूछ रहा है कि गवर्नर जनरल के, इस गवर्नर जनरल के काल में ये हुआ था, तो इसने ये वाला वो किया था, तो बार बार वो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछता है, आयोग भी बार बार ऐसे प्रश्नों को उठाता है। तो एक क्लास इससे आगे वाली क्लास मैं सोच रहा हूँ कि गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, इन महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जितने भी गवर्नर हैं, जितने भी गवर्नर जनरल हैं और वायसराय, उन पे ले लूँ। तो इससे आगे वाली क्लास जहाँ तक है मैं वही उसी पे लूंगा। उसके बाद फिर धन निकासी के सिद्धांत से प्रारंभ करेंगे साथियों। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं फिर कल नए जोश और नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, राधे राधे।